बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज क्वेटा का एक रोज़ा दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि वहाँ पर बरसर इक़्तिदार जमात है, कोलिशन पार्टनर है PTI के, इनके 2.5 साला दौर में बलूचिस्तान में 3,300 किलोमीटर सड़कों के मंसूबे बनाए गए और इन पर काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा जो वेस्टर्न रूट है CPEC का, उस पर पूरी तरह से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। अपनी कमिटमेंट इस हवाले से उन्होंने रीएट्रिएट की और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जब तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। माजी के हुक्मरान, चाहे वो इस्लामाबाद में मौजूद थे या खुद बलूचिस्तान में जो उनके लीडर्स थे, उन्होंने बलूचिस्तान को कम तवज्जो दी और ज़ाती मफादात को और बैनुल-अक़वामी और गैर मुल्की दौरों पर ज़्यादा फोकस रखा, ज़्यादा फोकियत दी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहकीन हैं, नौजवान, उनमें चेक तकसीम किए और उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए उमूर नौजवान हैं उस्मान डार साहब को खराज तहसीन पेश किया कि जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुख्तस किए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अमायदीन से भी मुलाकात की, लॉ एंड सिक्योरिटी के हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी गई। बड़ा अहम दौरा इस लिहाज से है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का जोग्राफी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वो तरक्की के लिहाज से दीगर सूबों की निस्बत पीछे है। कैसे उसको साथ लाया जा सकता है और जो बैरूनी अवामिल कार फरमा है बलूचिस्तान में, उनका रास्ता कैसे रोका जा सकता है, इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहबा, जो कि आज दौरा क्वेटा के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मौजूद थी और वहीं से आपका ताल्लुक है। इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट जिनका आज इफ्तिताह किया है, इसकी क्या अहमियत और अफादियत है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैदा साहबा, आपने PTV के प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। आपसे जानना चाहेंगे, पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई थी लास्ट टाइम जब PM बलूचिस्तान गए थे, आज जिन मनसूबों का इफ्तिताह किया गया है, नौजवानों में चेक की रकूम तकसीम की गई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा, जो बलूचिस्तान का पिछड़ा तबका है, पसमानदा इलाका, जब वो ऊपर आएगा तो पाकिस्तान ऊपर उठेगा। कुछ बताएंगे इसकी तफसीलात और कितनी अहमियत की हामिल है जो आज प्रोजेक्ट जिनका लॉन्च किया गया? शुक्रिया बहुत अनवार। बेसिकली जैसे कि मतलब मैं नहीं चाहूंगी कि रिपीट करूं बलूचिस्तान के हालात और जिस तरीके से उनके बहुत से ऐसे इलाके हैं which have remained underserved within बलूचिस्तान also। लेकिन आज के जो दो मेजर प्रोजेक्ट थे, एक तो कम्युनिकेशन और रोड्स के माशाल्लाह, और उसके अलावा कामयाब जवान, जिसमें रोजगार और मतलब लोन देने के हवाले से जवानों को और रोजगार मुहैया करना उनके लिए। रोड्स के हवाले से मैं ये इतना कहूँगी कि आज 3 बड़े रोड और बेसिकली एक तो वेस्टर्न बाईपास क्वेटा का अपना, जो हमें पता है कि पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ गई है उसमें ट्रैफिक के भी ये हालात हैं एंड इट्स अ वेरी पॉपुलेटेड सिटी। तो वेस्टर्न बाईपास इज वन एरिया जिसमें इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा विद इन क्वेटा सिटी इटसेल्फ। देन दी दूसरी जो बड़ी रोड थी वो डेरा मुराद जमाली बाईपास, जो ये एक तरह से लिंक करता है आपको वाया डेरा नसीराबाद डिवीजन एंड डेरा मुराद जमाली से पंजाब एंड सिंध को भी। अच्छा। ये भी बहुत बड़ा एक रोड है या बाईपास है जो बनने जा रहा है इंशाल्लाह। The third one is naturally संजावी ज़ियारत कच्छ और ये संजावी हरनाई तक, वो भी 162 किलोमीटर एंड दैट्स अनदर मेजर रोड जो कि बहुत सी ट्रैफिक। और यहीं से अक्सर हम लोग जैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि बलूचिस्तान को हर हालत में दूसरे सूबों के किसी हद तक दूसरे सूबों के लेवल तक लाना है इन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने एक्चुअली वेस्टर्न रूट पे काम किया है। मतलब CPEC, ग्वादर डीप सी पोर्ट, उसमें हमें इतना फायदा बलूचिस्तान वालों को नहीं हो रहा था बिकॉज वी वर डिसकनेक्टेड। लेकिन ये पिछले साल से जो PI खान वाला वेस्टर्न रूट वाला कनेक्शन होगा, इसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे उसमें
बलूचिस्तान हिस्सादार होगा। अब जुबैदा साहब ये मुझे बताया कि जब आपने कहा कि हिस्सादार होगा और जब ये इस तरह शराकतदारी होगी तो बलूचिस्तान की जो यूथ है उनको ओनरशिप मिलेगी, तो फिर ये जो बैरूनी अवामिल हैं जो कार फरमा होते हैं जो कि अपने इस तरह के लोगों को तलाश करते हैं जो कि मरकज से गुरेज कुव्वतें हैं उनके अलाकार बन जाते हैं, उसकी भी नफी होगी इस अमल से? बहुत बड़ी नफी होगी। और मैं इसी हवाले से कहूंगी क्योंकि हमें पता है कि ये जो ज्योग्राफिकली आप देखें पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो माशाल्लाह दी परसेंटेज 47% बलूचिस्तान है, और इसमें इतनी आइसोलेशन हो गई थी बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के हवाले से, या आप कहें कि जो पेरिफरीज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनकी कनेक्टिविटी टू द सिटीज, और नॉट ओनली विद इन बलूचिस्तान, लेकिन अगर कराची भी जाना पड़ता था या आपको अगर क्वेटा से आगे निकलना पड़ता था पेशावर की तरफ या जहां भी, मतलब जो मेन सिटीज हैं जहां आपके इकोनॉमिक हब्स हैं, वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही और नामुमकिन होता था। जैसे इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो जाएंगे। आपके बॉर्डर्स, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उनके साथ भी आपके नेबरली कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक, और वो जो बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट की जो बहुत एक अहम प्रोजेक्ट है जो शुरू किया गया है, उसमें भी आप देखेंगे। जुबैदा साहब, कतकलाम माजर, आपकी पिछले दिनों वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से भी मुलाकात हुई और इसी हवाले से ये जो बॉर्डर पे इकोनॉमिक मार्केट्स का और बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स को खोलने की बात है, आप समझती इससे ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी, ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ोतरी मिलेगी, ट्रेड और टूरिज्म को भी? जी, बहुत ज्यादा ताल्लुकात में इंशाअल्लाह ताला। चाहे हम सिक्योरिटी, आपने देखा होगा कि पिछले ये 6-7 महीने या पिछले साल से तकरीबन बॉर्डर फेंसिंग भी एक तरह से हो रहा है, एंड वो फॉर सिक्योरिटी रीजन। लेकिन फॉर्मल बॉर्डर गेट सब खुल रहे हैं और उसमें बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट से शुरू कर रहे हैं, छोटे मार्केट के। आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचरिस्टिकली जो हम देख रहे हैं इंशाल्लाह, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस बॉर्डर्स भी बढ़ेगा, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी, और मजीद 3 और बॉर्डर्स इसी तरह के खुलेंगे। अभी हमारे 3 इंटरनेशनल हो गए, अफ्तान, गब द्रीमदान विच इज ग्वादर, और मंद किशन जो के केच डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 3 और इसी तरह के बॉर्डर्स खुलेंगे। The other point which I want to raise, और ये कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है जो आज काफी क्वेटा और क्वेटा के पेरिफेरीज के जवानों ने, जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप और उनको लोन्स मिले हैं, माशाल्लाह आप देखें 4 लाख से लेके 2 करोड़ तक भी लड़कों को ये लोन दिए गए हैं। अभी जो अनाउंसमेंट आज हुई है, अब इसको हम लिंक करेंगे इंशाल्लाह इन्हीं बॉर्डर मार्केट के साथ, और वो जो बिल्कुल ही रिमोट एरियाज में वो जवान जिनको ना सरकारी रोजगार मिल रहा है और ना कि कोई अदर किसी और मतलब इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बट दे आर एजुकेटेड, यूनिवर्सिटीज गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। So that kind of मतलब जो एक तरह से डिस्करेजमेंट होती है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट कैपिटल नहीं है, सरकारी रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से पावर्टी लेवल और पावर्टी की वजह से ये एक्सप्लॉइट होते हैं, और दूसरे मतलब जो हम देख रहे हैं दी डिसअपॉइंटमेंट्स और हर किस्म के मतलब एक्टिविटीज में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर द सेक ऑफ द लाइवलीहुड। तो ये जो चीजें सिनर्जाइज हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बेहतरी आएगी, और जवान बलूचिस्तान के भी महसूस करेंगे कि एक ओनरशिप हो रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब के अपनी तरफ से, और वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री,
जो पाकिस्तान। अच्छा मैम, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह बहुत अच्छी बात है, कामयाब जवान प्रोग्राम हो, रोड्स का नेटवर्क हो। आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी 3G और 4G जो कि बलूचिस्तान के साउथ के एरियाज में नहीं पाया जाता था, उसके इजरा की बात, इसका फॉलोअप बड़ा अहम होता है, उस फॉलोअप को देखा जाता है। और आज चूंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी जाम कमाल साहब कह रहे थे, थोड़ा सा शिकवा कर रहे थे कि जितने 2.5 साल में काम हुए उनका चर्चा कम हुआ है। तो ये तो आप लोगों ने आगाही देनी है, आप लोगों ने लोगों को बताना है कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक तो एहसास हो कि हुकूमत उनके फायदे के लिए काम कर रही है, और वो इस ओनरशिप को फिर आपके साथ शेयर करें। जी, ये आपने सही बात की, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वेदर इट्स अ प्राइवेट चैनल या दूसरे, ज्यादातर ये होता है कि उन चीजों पे और उन बातों को हाईलाइट करते हैं जो कि पॉलिटिकली एक ट्रेंड चल रहा है इस तरह। मतलब इस तरह के डेवलपमेंट के काम को इतना ज्यादा टॉक शोज पे या इतना ज्यादा मतलब हाईलाइट करने की उनको, they do not feel that it's part of their responsibility या उनका ड्यूटी भी। तो PTV is one channel जो करता रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह I want to also announce here और बताऊं कि PM साहब ने आज एक और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की जो बहुत बड़ा इक़दाम and overdue long outstanding demand of the people of बलूचिस्तान वो मेंशन किया, और कहा कि दिसंबर में इसकी फाउंडेशन स्टोन हम ले करेंगे इंशाल्लाह। डुअलाइजेशन ऑफ कराची इस साल इंशाल्लाह, डुअलाइजेशन ऑफ द रोड फ्रॉम कराची टू क्वेटा टू चमन, जो कि 700+ किलोमीटर रोड है। एंड इसमें आपने देखा होगा कि एजुकेशन और और एवरी सेकंड डे मचता रहता है। चले, दैट्स गुड। और हम वी विश बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत जबरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जुबैदा जलाल साहबा वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार हमसे गुफ्तगू कर रही थी। व्यूअर्स, अहम नुकात थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। आप जरा पॉलिटिकल साइड भी इसकी है। वज़ीर आज़म साहब ने जब खिताब किया, उन्होंने सियासी बात भी की, और उन्होंने कहा हमारे हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें बनाई हैं, और रियासत मदीना में जो हुक्मरान थे वो बड़े बड़े मालात में नहीं रहते, और हमारे जो रहनुमा है उनका फोकस दुबई और लंदन ज़्यादा था, बलूचिस्तान कम था। इस पर ज़रा पॉलिटिकल साइड पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको मालूम है फॉर्मर DGFIA बशीर मेमन साहब ने जो गुफ्तगू की है, उस पर आज हमने देखा शहजाद अकबर साहब और वफाकी वज़ीर कानून फ़रूख नसीम साहब ने भी उसको यकसर मुस्तरद किया है, और लीगल नोटिस भी भेजा है। शहजाद अकबर साहब ने बशीर मेमन साहब को इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा अंदलीब अब्बास साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा, उनके तर्जुमानों में आपका शुमार होता है। अंदलीब साहबा अस्सलाम वालेकुम। अंदलीब साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? हम कोशिश करेंगे कि अंदलीब अब्बास साहबा जो मेंबर कौमी असम्बली है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा हैं, PTI से ताल्लुक़ है, उनसे बात करते हैं। जी अंदलीब साहबा, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है। अगर आप मुझे सुन पाए तो मैं अपना सवाल जवाब का सेशन आपसे शुरू करूं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो अंदलीब अब्बास साहब से बात करेंगे और उनसे इन हवालों से गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक छोटा सा वक्फा। अब खसारा बस खुदा। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है दलीप अब्बास साहबा ने स्काइप पे। मैम आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आज कोयटा में मौजूद थे, अच्छी बात है, बहुत सी शराहों का उन्होंने इफ्तिताह किया। अभी जुबैदा जलाल साहबा उसकी अहमियत, उनकी अफदियत के हवाले से बता रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेसिकली आप लोगों का ज़्यादा फोकस था ह्यूमन रिसोर्स और जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे, सड़कों के नेटवर्क पे जब माजी में बनाई जाती थी तो आप लोग ज़्यादा नुक्ताचीनी करते थे। एक तो इस हवाले ज़रूर बताइएगा कितना क्रिटिकल रोल होता है रोड लिंक्स का डेवलपमेंट के हवाले से। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब की सियासी तकरीर भी होती है जब मुल्तान जाते हैं, जब कोयटा जाते हैं, पेशावर जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी वो क्रिटिसाइज कर रहे थे माजी के हुक्मरानों को कि उनकी तवज्जो डोमेस्टिक इशूज़ और डोमेस्टिक एरियाज पे कम और बैरून मुल्क दौरों पे ज़्यादा फोकस होता था। फिर आगे चल के ज़रा बशीर मेमन साहब के हवाले से भी आपसे सवाल करूँगा। पहले इस हवाले से जवाब दीजिएगा जो कोयटा में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया है। शुक्रिया अनवर। सबसे पहली बात तो यह है कि आप भी जानते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस है, लेकिन वो लार्जेस्ट प्रोविंस होने के बावजूद उस पर तवज्जो सबसे कम दी गई है जी। और इस वजह से भी कम दी गई है कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्स्ड है और ऐसी पॉपुलेशन को रीच करना और उसको कनेक्ट करना मुश्किल है। इसीलिए ये जो रोड्स बनी हैं इनको कनेक्ट करना दूर दराज इलाकों को और सूबे को कनेक्ट करना बाकी सूबों के साथ, बाकी मार्केट के साथ, उसके अंदर हाईवेज और ये जो है रोडवेज बड़े इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मुराद सईद ने भी कहा कि पिछले 15 साल में कितनी बनी और हमने 2 साल में कितनी बनाई है, क्योंकि अगर आप पहुंच ही नहीं पाते, और ये आपने देखा होगा कि जब कहत आया, फैमिन आया बलूचिस्तान में, तो दूर दराज इलाकों में जहाँ कुछ लोग रहते थे पहुंचना इम्पॉसिबल था, बिकॉज वहाँ किसी किस्म की नेटवर्क्स और कनेक्टिविटी रोड्स नहीं थे। तो अगर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे तो आप डेवलपमेंट क्या करेंगे? तो बलूचिस्तान का एक स्पेसिफिक यूनिक मसला है कि सबसे बड़ा जमीनी इलाका उनके पास है सारे प्रोविंसेस से, लेकिन पॉपुलेशन थोड़ी है, डिस्पर्स है, और उसको कनेक्ट करने की और आगे से कनेक्ट होने के लिए वो बहुत मसला होता है, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रहता है, नंबर 1। तो इसलिए उन्होंने आज ये सारा अनाउंस किया बलूचिस्तान के बारे में। और दूसरा, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का बिल्कुल किया, कामयाब नौजवान प्रोग्राम पे उन्होंने पूरा इसका फोकस किया और जितने भी वहाँ नौजवान थे उनको बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए वो पूरा दिया। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे और इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है कि पॉलिटिकली क्योंकि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही तो वो निगलेक्ट हुआ और हुकूमतों ने उसको बस अपने साथ चलाने के लिए रखा गया। आपको याद होगा जब रईसानी साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो पता चला कि जी उनके पूरे रेन में वो 90% इस्लामाबाद में होते थे, उनका घर भी इस्लामाबाद में था, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जो थे वो बलूचिस्तान के थे। तो इस किस्म की जो है कॉन्ट्रडिक्शन बहुत रही है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान ने सफर किया और दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद उस पर तवज्जो देते हैं, ठीक है, ताकि इसको कनेक्ट भी किया जाए और इसके लोगों को भी डेवलप किया। फेयरली पुट अप। अब मैं जानना चाहूंगा बशीर मेमन साहब की जो इंकशाफात हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज एक टीवी इंटरव्यू में किए, उन्होंने तो बड़े सख्त किस्म के संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए हैं शहजाद अकबर साहब पे, फरूक नसीम साहब पे, और आपकी जो सियासी मुखालफीन है बिलखसूस नून लीग, वो तो इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगी आप इस हवाले से, चूँकि आप खुद भी एक आइडियोलॉजिकली पीटीआई की मेंबर है और हमेशा से अकाउंटेबिलिटी की आप बात करती है। मैं जानना चाहूँगा अकाउंटेबिलिटी विद ट्रांसपेरेंसी, इसको कपल अप करके कैसे इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है? कभी जहांगीर तरीन के ग्रुप नाराज हो जाता है कि जी वो हमारे साथ इंतकाम किया जा रहा है, अब ये FIA के सरबराह थे, ये दबाव डालने के जो है वो शिकायत कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए बशीर मेमन साहब तो बेचारे, मैं क्या कहूँ, कोई लेसन भी ले लेते किसी से, मतलब इतना स्लीपिंग ड्यूटी थे कि वो 2.5 साल बाद उठे और उठे भी है तो वो कोरियोग्राफ जो मरियम कहती है वो ही कह रहे हैं। मतलब मैं कई दफा, मैंने पहले शायद मैं इतना उनको शक्ल से पहचानती नहीं थी, अच्छा, मैंने कहा ये PMLN का कोई नया स्पोक्स पर्सन बैठा हुआ है वो मैं, और मैंने सोचा कि ये तो तलाल चौधरी से बेहतर है, भाई इसको पहले क्यों नहीं लाए? ये तो दानियाल और तलाल चौधरी से बेहतर डिफेंड कर रहा है PMLN को और बेहतर केस बना रहा है। और फिर मुझे पता चला कि वो बशीर मेमन साहब है, तो फिर मुझे समझ आ गई कि क्या है।
तो पहली बात तो ये है कि 2.5 साल बाद अगर आप उठे और वो एकदम आपको ख्याल हो कि मुझे फलाने सन में 2018 में ये भी कहा गया था, तो सारी दुनिया आप पे हंसेगी और कहेगी कि भाई जब कहा गया था तुम इतने अपराइट थे, तुम इतने ऑनेस्ट थे, तुम्हारा ज़मीर इतना जागा हुआ था, तो तुमने उस वक्त उठ के क्यों नहीं किया? तो अब तुम्हें क्या जाग आई है? नंबर 1। नंबर 2, हमने तो केस कर दिया, हमने तो डिफेमेशन भेजा है और हमने कहा जी आपके पास प्रूफ्स हैं, आप लेके आए, आप अदालतों में आए और आप अदालतों में इसका फैसला करें। हम तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और अगर आपके पास इसके ऊपर बहुत ज्यादा मवाद है तो इससे बड़ी क्या बात है कि हमने अदालत के जरिए उनको डिफेमेशन नोटिस भेजा और अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने ना पेश किया तो वो फिर ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि इनके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा तो डिफेमेशन का सूट फाइल हुआ, अब देखें उसमें क्या अदालती कार्रवाई होती है। लेकिन मेरा जो सवाल इस डोमेन में था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इसरार है और वो उनका कहना है कि चाहे उनका हिमायती हो मुखालिफ हो एहतिसाब होगा उसमें, लेकिन किसी साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। तो मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बात बशीर मेमन साहब की, उससे कबल ये तरीन ग्रुप भी एक बन गया, आपके ही कोलीग्स हैं, MNAs MPAs, उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई। तो कैसे मैम ये जो एहतिसाब का अमल है, आपके मुखालफीन शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी ये जो है गवर्नमेंट और नैब मिली हुई है। अब आपके जो कुछ कोलीग्स हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा बल्कि हमारे साथ भी इंतकाम हो रहा है। इस एलिमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है? एक वंस फॉर ऑल कोई ऐसा कानून आया जाए, कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जिसपे कोई उंगली ना उठा सके। देखिए, जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है तो उन्होंने खुद मानना है, कंसेप्ट किया कि 10 साल उन्होंने नैब को मुर्दा रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, वो खुद मानते हैं और उस वक्त वो ठीक था। क्योंकि ये केसेस जो देखे 98% केसेस किसने किए हुए? ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे किए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे किए और इन्होंने नैब को दफन करके वो केसेस दफन कर दिए। आपको पता है जस्टिस जवाद हसन जब आए थे तो उन्होंने केसेस दोबारा अलाइव किए थे और उन्होंने नैब को कहा था कि भाई आप बंद हो जाए फिर अगर आपने केसेस इसी तरह दबा के रखने। अब क्योंकि नैब का अदारा उस वक्त एक आलाकार था इनका, तो इसीलिए जो इंसान खुद होता है वो बाकियों को कहते हैं। अब वो दफन करके खुद मान के कि हमने इसको सारे केसेस दबा दिए, कुछ नहीं करने दिया, अब वो कहते हैं कि क्योंकि उठ गया है और इसको सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ये क्यों हमें कर रहा है? तो यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना जी, वो ये है कि जी आपको कोई सवाल ना पूछे अगर आप ताकतवर हैं और सारे सवाल उससे पूछे जो बेचारे कमजोर है। तो पहली दफा ये हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर को, अपने चीफ मिनिस्टर को, वो भी नैब पे पेश होते हैं, उनको सवाल किया जाता है, वो जवाब देते हैं। हमारे अपने अगर अब ये ऑब्वियसली ये कल्चर यहाँ नहीं है जी, और ये लोग यही समझते हैं कि अगर किसी भी ताकतवर को, चाहे वो हमारी पार्टी का है किसी पार्टी का है, सवाल पूछा गया है तो इसका मतलब है कि इंतकामी कार्रवाई है। क्योंकि आज से पहले तो कार्रवाई होती नहीं थी। कार्रवाई तो होती है जो बेचारा सड़क पे जा रहा होता है उसको उठा के आप जेल पे डालते हैं और उसको जानवरों से पत्थर रखते हैं। ये जो आप देखते हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और ये सारे जेलों में रहते हैं, ये तो जेलें, ये तो अंदलीप साहब, लेकिन जैसे अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे ना 2.5 साल में ये काम हुआ, इतनी सड़कें बनी, वो सवाल ये होता है कि अब देखिए शहबाज शरीफ साहब, जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आप सही कह रही है एहतिसाब होना चाहिए और जिनका होता है वो शिकायत ही उनकी होती है, लेकिन उसके नताइज विल तो पाई जाती है गवर्नमेंट की, एहतिसाब करना चाहती है लेकिन नताइज उस तरह नहीं निकल पा रहे। आवाज बहुत आहिस्ता हो गई आपकी। जी अब आ रही है मैम मेरी आवाज? अब आ रही? आपको वॉल्यूम ऊंची करनी पड़ेगी। जी थोड़ा सा मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करता हूँ जरा बुलंद आवाज में भी बात करूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि विल तो पाई जाती है, फ्रॉम टॉप विल है प्राइम मिनिस्टर साहब की, PTI की, गवर्नमेंट की, नताइज के हवाले से लोग और आपके नाक़दीन कहते हैं कि अब तक जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस थे उन सब में बेल्स हुई हुई हैं लोगों की। और यही कल हमारे एक्सपर्ट भी आए हुए थे, शाखावर साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ भी जो FIRs लगी हुई हैं उन्हें ऐसे मालूम होता है कि शायद उनको भी इसमें बेल मिल जाए और बेल कंफर्म हो जाए, तो सब तो बेल पे बाहर हैं। देखिए ये कानून किसने बनाए हैं मुझे बताएं? 30-30 साल 40-40 साल मुल्क में हुक्मरानी किसने की? पीपल्स पार्टी और PMLN ने। और इन्होंने वो कानून बनाए जिससे नैब भी और जुडिशियल रिफॉर्म्स ना हो, ये पहले ये बेटर क्लास जेल ये इन्होंने बनाई हुई है। हमने आते ही पहले इनको कहा कि ये रिफॉर्म्स, नैब रिफॉर्म्स है, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स है। इन्होंने कहा पहले हमें NRO दो, सेटअप का कैसा है, कहते पहले MMRO दो, अब कहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म से पहले NRO ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि रिफॉर्म के ना इन्होंने
देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली हमारी मेजोरिटी नहीं है और हम इसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जब हम कहेंगे कि हम लॉज चेंज करना चाहते हैं ताकि कमजोर और ताकतवर बराबर हो, ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई है और कहते हैं कि पहले हमें एनआरओ दो, उसके बाद हम रिफॉर्म्स पे आएंगे, वॉकआउट कर देते हैं और फोरम कॉल कर देते हैं, हंगामा मचाया उन्होंने असेंबली में। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है, क्योंकि कभी अकाउंटेबिलिटी क्रॉस सपोर्ट हुई नहीं। मैं आपको एक सिंपल इसका इंसिडेंस बताती हूँ। हमारा एक वजीर गिरफ्तार हो गया। मैं बैठी हुई थी, साथ में नून लीग वाले बैठे हुए थे और कुछ अपोजिशन वाले बैठे हुए थे। खबर आई थी कि हमारा वजीर गिरफ्तार हो गया, तो जाहिर थी कि मैं परेशान होती, वो सारे परेशान हो गए। और उसका पहला जुमला था, अच्छा इन्होंने अपने बंदे पकड़ नहीं शुरू कर दी, अब तुम्हारी खैर नहीं, हमारा क्या बने। चल आप ये सोचें कि ये इनका माइंडसेट है। और जहांगीर तरीन के बारे में भी आपको याद है, पहले उन्होंने कहा जी वो एनआरओ लेके भाग गया, वो लंदन चला गया, वो वापस नहीं आएगा, ये उसको कभी नहीं, अब वो आ गया और अब कार्रवाई फेस कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई। ठीक, अब देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। बारकैफ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब उस ऐसी अकाउंटेबिलिटी जिसके नताइज निकले, आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये सूरत क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे का बताएंगे तो बहुत अहम इशू कोरोना कोविड-19 की तीसरी लहर संगीन नौयत इख्तियार कर रही है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 201 अफराद जान की बाजी हार गए। ये इसकी बहुत ही एक हौसला शिकन खबर है। हौसला अफजा खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने वेंटिलेटर भी तैयार किया है, वो भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त ढांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब ने यूएस से। आप बहुत मारूफ डॉक्टर हैं और इस हवाले से कोविड-19 के हवाले से अक्सर आपकी गुफ्तगू भी सामने आती रहती है डिफरेंट ब्रॉडकास्ट चैनल्स पे और आप बड़ी अच्छी सजेशंस भी देते हैं। आपको वार्म वेलकम करेंगे। और डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं पाकिस्तान की। डॉक्टर नौशीन साहबा को वेलकम करते हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहबा फ़हीम यूनुस साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर फ़हीम साहब बताइए कि सर आपका एक राइटअप भी आया हुआ था और आपने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त आपके इल्म में है बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है थर्ड फेज़ और 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो फौत हुए हैं पिछले 24 घंटों में। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन पे प्रेशर है, हमारे हॉस्पिटल्स पे वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो भी पिकअप कर रही है। पिछले 24 घंटों में 1 लाख लोग जो हैं वैक्सीनेट हुए। क्या आप सजेस्ट करेंगे, आपको लोग सुन रहे हैं, क्या कहेंगे ये जो थर्ड फेज़ है जो बहुत ही अल्लाह खैर रखे, लेकिन इससे काफ़ी लोग खौफजदा भी हैं और मर्दान शहर लॉकडाउन हो गया है, लाहौर और भी हमारे इस्लामाबाद काफ़ी इसके गिर्द जो है वो कोरोना वायरस जो है उसने बहुत से लोगों पर हमला किया हुआ है। क्या कहेंगे, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, किस तरह SOPs को फॉलो करना चाहिए? आगे ईद भी आ रही है। फ़हीम साहब जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये समझना है कि एक नया स्ट्रेन मोस्टली आया है कोरोना जो B117 के से आया पाकिस्तान जैसा, और उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट और बात की भी ये प्रोजेक्शन होती हैं, पेशगोइयाँ नहीं होती। इसमें फ़र्क है जी। कोई को आप सच्चा साबित करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्शन को आप सच्चा साबित करना चाह रहे हैं। मैं जो बात करता हूँ ताकि हम अपने रवैये को तब्दील करें और इस प्रोजेक्शन
साबित करें तो क्या तब्दीली हमें करनी चाहिए। मुझे पता है कि सब लोग गवर्नमेंट के लॉकडाउन की बात करने की कोशिश करते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट डिसीजन होता है, लेकिन हमें इंडिविजुअल फैमिली लेवल के लॉकडाउन की बात जो हमारे इख्तियार। मेरा ख्याल है इमीडिएटली लोगों को मास्क पहनने चाहिए, अगर वो दफातर में हों या उन्होंने खाना किसी भी जगह पे हो, बड़ी बड़ी शादी को कैंसिल करना चाहिए। जितनी भी तकरीबात हैं जिनके जूम वगैरह के जरिए हो सकते आवाज़ ठीक हैं, है? और लोगों को अपनी जिंदगी पे अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में देखना चाहिए कि वो कितना लॉकडाउन कर सकते हैं कुछ हफ्तों महीनों के लिए, ताकि ये वबा पे कंट्रोल पाया जा सके। डॉक्टर नौशीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, इस हवाले से खबरें आ रही हैं, आप चूंकि ज़्यादा बाखबर होंगी, हुकूमत लॉकडाउन करने जा रही है मई के फर्स्ट वीक में। मुख्तलिफ शहरों की कोई लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी गर्दिश कर रही है। आज फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो हमें ज़्यादा सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे। कुछ इस हवाले से रहनुमाई करेंगी डॉक्टर नौशीन साहबा? देखिए, इस वक्त अब सारी सिचुएशन की बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है और सिचुएशन वाकई में बहुत सीरियस है, और जो ट्रेंड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि अभी किसी तरह से भी ये वबा रुक नहीं रही है, बल्कि इसमें डेली बेसिस के ऊपर इजाफा नजर आ रहा है। तो इन द फर्स्ट फेज तो यही था कि ये जो स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज जो है उसको इंश्योर किया जाए। और अब आपने देखा होगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अब रोड्स के ऊपर हैं, और जो अभी तक एसओपीज इशू किए गए थे कि दुकानें टाइमली बंद होनी है और पूरी तरह से निकलना जो है उसको डिस्करेज किया जाए, और ट्रांसपोर्ट की हम जितनी भी एसओपीज इस वक्त इशू की गई थी उनके ऊपर अब एक स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट शुरू हो गई है। मगर जिस तरह से जो शहर जहाँ पर 8% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है वहाँ पे फिलहाल मतलब बहुत सारी जो ऑप्शन हैं उसमें लॉकडाउन की ऑप्शन भी बिल्कुल टेबल के ऊपर है। और जिस तरह से उमर साहब ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ थोड़े से दिनों का मार्जिन है जिसमें हमने ये डिसीजन लेना है, तो मैं समझती हूँ कि अब वो टाइम आ रहा है कि अब हमें ये ट्रेंड को देखते हुए मजीद सख्त इकदाम के डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अवाम जो है वो कॉपरेट अभी भी नहीं कर रही है। इतनी कोशिशों के बावजूद, इतनी आगही के बावजूद, और सारी हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके एफर्ट्स के बावजूद जो है अपील उनको गवर्नमेंट भी कर रही है, और आप लोग मीडिया भी मैं समझती हूँ कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद आज भी अगर आप बाजारों में देखें, चाहे 6 बजे का टाइम है मगर उससे पहले जो लोग हैं वो वहाँ पर बाजार में मौजूद हैं, बहुत ज्यादा जमघटे हैं। और मास्क का इस्तेमाल जो है अब किसी हद तक थोड़ा बहुत शुरू हुआ है इस्तेमाल, मगर अभी भी लोग जो हैं वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और अगर उनसे बात भी करें तो वो कहते हैं कि जी हम कोरोना को कुछ भी नहीं समझते। तो इसलिए लॉकडाउन का ऑप्शन बिल्कुल टेबल के ऊपर है और बहुत सीरियसली कंसिडर हो रहा है, और उसके लिए जितनी जरूरी इक़दामात हैं, जरूरी तैयारी, जाहिर है जब कभी लॉकडाउन होता है तो आपने जो फूड सप्लाई चेन है उसको भी कंटिन्यू रखने और बाकी जरूरियात जिंदगी के लिए भी बंदोबस्त करने, तो हुकूमत जो है इसके ऊपर काम कर रही है। मैं फ़हीम साहब आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर फ़हीम साहब बताइएगा, अमेरिका में इस वबा पे अब क्या सिचुएशन है? अमवात तो वहाँ पर भी हो रही हैं, लेकिन हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि शायद वहाँ पर अब इस वक्त इतना अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। ये जो पेंडेमिक फटीग हो जाती है, लोग मास्क पहनने से कतराते हैं या तंग आ जाते हैं, या एक हेजिटेंसी पाई जाती है वैक्सीनेशन के हवाले से, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे एज एन तिब्बी माहिर के हमें वैक्सीनेट क्यों कर कराना चाहिए, कितना नागुजीर है, कितना लाजमी, और मास्क क्यों कर पहनना चाहिए? इस पे क्या आपके वो पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को इस हवाले से बताएंगे? जी, आपकी बात दुरुस्त है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल है ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि 2020 में अमेरिका ने फ्री मैनेजमेंट की कोविड की, तो मुझे सबसे पहले उसके बाद एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन अब हमने बहुत टर्न अराउंड किया है अच्छा। 3 महीने में, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब आधी आबादी अमेरिका की जो 50 साल से ऊपर है वो आपकी थोड़ी आवाज़ कट कट के आ रही है जी, बात कीजिएगा प्लीज़। बहुत सारी आबादी अब वैक्सीनेटेड है। अच्छा। और उसकी वजह से मास्क के ऊपर एक्चुअली कुछ आसानी पैदा की जाती है, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन के बाद तो आपको बाहर मास्क नहीं है, अपनी आप अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं, आप में जा सकते हैं। और मास्क का फायदा आपने पूछा, ज्यादा सादी बात में लोगों को बता सकता है। मुझे 1 साल से ज्यादा हो गए रोजाना कोविड मरीज, रोजाना मेरी लिस्ट पे
बेशतर कोविड के मरीज होते हैं, मैं वही मास्क पहनता हूँ जो मैं आपको कहता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल से मुझे और बहुत सारे और हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर अल्लाह ने कोरोना आया है तो उसका वसीला ये मास्क और यही चीज़ें बनती ना, अगर ये इफेक्टिव ना होते तो आप डॉक्टर्स और नर्सेस के सब तक खत्म हो चुके, क्योंकि ठीक है। हम हर वक्त कोरोना को फील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मास्क का बहुत फायदा है, बल्कि अच्छी क्वालिटी के मास्क पहनने चाहिए। मुझे अंदाजा है कि वो महंगे हैं, लेकिन उनको आपको फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक N95 मास्क खरीद लें, दो खरीद लें, और उस एक को आप कागज के लफाफे में रखें, एक को इस्तेमाल करें और ऑल्टरनेट करते रहें, तो शायद वो 1 या 2 महीने अच्छा, दो मास्क आपके चल जाएंगे। आपको बहुत लंबा अरसा उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक आपने बताया। मैं डॉक्टर नौशीन साहब आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर सी बात है जैसे डॉक्टर फ़हीम साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में बहुत मैसिव लेवल पे वैक्सीनेशन की गई। थोड़ा से सवाल इसे बताइएगा, वैसे आप लोग बताते रहते हैं लेकिन आपके इस तनकीद का सामना करना पड़ता है कि शायद वो रफ्तार से वैक्सीनेशन को का हसूल नहीं मुमकिन बनाया गया और लगाना नहीं शुरू की, जिसकी वजह से अब तो पेसअप कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वैक्सीनेशन होती तो शायद लोग जो हैं वो इससे बेहतर या ज़्यादा तादाद में बच जाते। किस नहज पे इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव, डॉक्टर नौशीन साहबा? जी देखिए, बिल्कुल शुरू में जरूर वैक्सीनेशन का अमल थोड़ा सा स्लो था, मगर उसकी वजूहात कुछ थी। उनमें एक ये थी कि हेजिटेंसी बहुत ज्यादा थी लोगों में। जाहिर है ये वैक्सीन पहली दफा बनी थी दुनिया में, और लोग जो थे वो बड़ा इसको लगवाने के लिए हेजिटेंट थे। इवन पढ़ा लिखा तबका, इवन हमारे जो फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, वो भी जो थे वो हेजिटेंट थे। वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे थे कि हम पहले अपने जो कोलीग्स लगवा रहे हैं उनको हम देख लेंगे और फिर उसके बाद। पर अब मैं समझती हूँ कि लोगों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, और अब लोग जो है इस वैक्सीन की अफादियत को समझने लग गए हैं। शुरू में जिस वक्त तक जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे उनमें से 30 to 40% टर्न आउट होता था वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, पर अब ये टर्न आउट जो है ये 80-90 और बाज़ जगहों पे इससे भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 100% भी टर्न आउट जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे हो रहा है। और अब चूंकि हुकूमत ने जो जिस प्रोसेस में थी रिक्रूटमेंट के, वो भी स्पीड अप हुआ है। अब हमारे पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन आ गई है, तो मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, मजीद वैक्सीनेटर्स जो है उनको भी भर्ती किया जा रहा है, डेटा एंट्री वाले भी आ रहे हैं। तो ये मजीद हम अपनी वर्क फोर्स भी बढ़ा रहे हैं। और अभी जिस तरह आज हमें अच्छी खबर मिली कि 1,17,000 लोग एक दिन में वैक्सीनेट हुए, इसको मजीद भी इंशाल्लाह ताला नंबर्स को बढ़ाया जाएगा, और उसके लिए सहूलतें बढ़ा रहे हैं। तो ये अब इंशाल्लाह ये मैं समझती हूँ कि ये प्रोसेस स्पीड पकड़ेगा, मगर इसके अंदर थोड़ा सा लोगों को भी सामने आना पड़ेगा रजिस्टर करवाने। अभी तक हमारी रजिस्ट्रेशन जो है उसका अमल बहुत स्लो है। लोग रजिस्टर जो है वो उस तरीके से नहीं करवा रहे। हालांकि अब 40+ के लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल गई है, मगर जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो है वो इतनी तेजी से नहीं हो रही। लोग अभी भी जो है वो सामने नहीं आ रहे अपने आप को रजिस्टर कराने और वैक्सीन के लिए अपने आप को सामने लाने के लिए। ठीक। डॉक्टर फ़हीम साहब मुझे ये बताइएगा, अगर एक दफ़ा आप वैक्सीनेट अपने आप को करवा लें, यानी कि इंजेक्शन आप लगवा लें, तो आप मुकम्मल तौर पे कोरोना वायरस से बच जाएंगे? बाज़ लोगों को ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, उसके बावजूद भी उनको ये वायरस हो गया है। तो ज़रा इस हवाले से बताइएगा, आप इससे मुकम्मल तौर पे बच जाते हैं, या खुदा ना खास्ता अगर ये आपको दोबारा वैक्सीनेशन के बावजूद भी हो जाए तो बहुत मोहलिक नहीं होता? क्या फ़वायद है वैक्सीनेशन कराने के? जी, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती। हर साल मैं इन्फ्लुएंजा के मरीज देखता हूँ अस्पताल में जिसने वैक्सीन लगवाई, लेकिन कोरोना का मैंने अभी तक कोई एक भी ऐसा मरीज नहीं देखा जिसने फुली वैक्सीनेटेड हो और वो फिर अस्पताल के आईसीयू या वेंटिलेटर अच्छा। पे हो। वैक्सीन के दो पर्पस। पहला पर्पस तो यह है कि वो मुकम्मल तौर पे आपको बीमारी से बचाए। इसकी सक्सेस रेट 60 to 90% होती है, और ये डिपेंड करता है आपका एक्सपोजर क्या है। अगर मैं वैक्सीन लगवा 200 लोगों की शादी में चला जाता हूँ बगैर मास्क के, तो मैं खुद अपने आप को इन्वाइट कर रहा हूँ प्रॉब्लम। लेकिन जो वैक्सीन का बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत हो, ताकि जब अगर आपको वो वायरस अटैक करे भी तो आपको ज़्यादा सीवियर डिजीज ना हो, आपको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, आपको की जरूरत ना पड़े, आपकी मौत। तो वैक्सीन के बाद कोरोना का हो जाना कोई अचानक की बात नहीं है। उससे लोगों को डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उनको शुक्र करना चाहिए कि उनको माइल्ड डिजीज हुई है। जैसे रोजाना के आपको फ्लू, खांसी, नज़ला, जुकाम होता है,
जी। उससे डरते नहीं। अगर कोरोना सिर्फ वैसा होता, आज दुनिया में इसने ये सब तहलका न मचाया होता। कोरोना के जो बुरे असरात हैं उससे वैक्सीन बचा ली, और तकरीबन सभी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्टिव है। इफेक्टिव है। आपने बहुत अहम बताई कि जो भी वैक्सीनेटेड हैं वो अगर उनको लाहक भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते। मैं दोबारा आपको लौट के आऊँगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नशीद साहब, ये बताएगा, आज खबर आई है कि NIH पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, जो चाइना की वैक्सीन है उसकी तैयारी लोकली भी मई में शुरू हो जाएगी पाकिस्तान पे, मास लेवल पे कंसैनो की, और मई के एंड में ये पाकिस्तानियों को दस्तयाब होगी पाकिस्तान में बनी हुई वैक्सीन। जी इंशाल्लाह ताला। ये जी ऐसे है कि कैंसिनो बायो का कॉन्सेंट्रेट यानी बल्क फॉर्म में जो है वो पाकिस्तान मंगवा रहा है, तकरीबन 20 लाख के करीब डोजेस की। ये कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में आएगा और यहाँ पर फिर NIH के अंदर उसको डाइल्यूट करके इंडिविजुअल डोजेस उसको पैक किया जाएगा। तो उसके लिए इस वक्त वहाँ से चाइना से हमारे पास टीम आ गई है। अच्छा। हमारे लोगों को तरबियत दे रही है, उसकी उसकी पूरी ट्रेनिंग दे रही है। पहला बैच भी जो है वो भी उस चाइनीज की मौजूदगी में ही बनेगा। तो ये इससे इंशाल्लाह ताला काफी प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। 20 लाख डोजेस को उस तरह से लेकर आने में जितना टाइम लगना था, जितना उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना था, अभी एक कॉन्सेंट्रेट के इसको यहाँ पर इंडिविजुअल पैकिंग इसको यहाँ पर तैयार किया जाएगा और उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट भी मंगा ली गई है। इंशाल्लाह ताला ये कुछ ही दिनों में ये कॉन्सेंट्रेट हमारे पास आ जाएगा और फिर इस वैक्सीन की तैयारी में तकरीबन 1 महीना लगेगा और मई के एंड में इंशाल्लाह ये तैयार होगी और लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और ये सिंगल डोज वैक्सीन है जिसकी एक डोज ही जो है वो वही काफी होती है कैंसिनो बायो। अच्छा, डॉक्टर फहीम साहब बताएगा, पाकिस्तान में ज़्यादातर पूरी दुनिया में मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, तो रोज़ा रखने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है या इम्यूनिटी में कमी आ जाती है, और कैसे बचा जा सकता है? ज़ाहिर बात है, आप कोशिश तो मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है और ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कैसे स्ट्रॉन्ग मज़ीद किया जा सकता है अपने इम्यून सिस्टम को? जी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बेस्ट तरीके तो ये हैं कि इंसान की नींद पूरी हो, 7-8 घंटे की हो, आप अपने वजन को कंट्रोल करें और आप एक्सरसाइज करें। इन चीज़ें, अब ये इमीडिएटली हो नहीं सकता। अगर उसका वजन ज़्यादा है तो वो हफ्ते में कम कर नहीं सकता। जहाँ तक रोजे का ताल्लुक है, इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव तहकीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें स्ट्रेच करने की जरूरत है। जो सच है वो सच है। मेरा ख्याल है कुछ तहकीक है, कुछ सॉफ्ट एविडेंस है कि शायद उससे immunity बढ़ जाती हो। रोजा छोड़ने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है के दौरान। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो और इम्पोर्टेंट बात है, इंफॉर्मेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग मुकाबला करना है। ठीक। हम वैक्सीन और इलाज और इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमारी कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानने ही से तैयार नहीं कि मसला है। हमारे वो लोग जो असर और रसूख वो अपने पास से और अपने अमाल से ये सिग्नल दे रहे हैं कि कोरोना की तो बात ही नहीं है, ये डेंजरस है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम एज अ कंट्री डेटा फॉग से गुजर रहे हैं। जैसे सर्दियों में जब बहुत धूप होती है तो आप गाड़ी तेज नहीं चला, जी। तो आपको लगता है कि धुंध है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इस वक्त सबसे बड़ी गलती होगी कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं, क्योंकि हमारी टेस्टिंग बहुत कम है, हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंसिंग हम नहीं कर रहे, हमारे पास वेंटिलेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा से हम गुजर रहे हैं। किस्मत अच्छी हुई, अल्लाह ताला का फजल हुआ, हम गुजर जाएंगे, लेकिन स्टेटिस्टिक्स और प्रोजेक्शंस आर नॉट गुड। हमें बहुत एहतियात करनी है और हमें डिसइंफॉर्मेशन का सख्ती से मुकाबला करना है, क्योंकि उससे लोगों की जान जाती है। अब हम एक साल देखें, अब हम पेंडेमिक के दूसरे दिन में नहीं है, दूसरे साल में है। हमारी आवाम की अंडरस्टैंडिंग और हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट एक और लेवल की होनी चाहिए। अब उस वेल पर बहुत काम करने की जरूरत है। वेल सेट जी। डॉक्टर नौशीद साहब, आप बताइएगा, वेंटिलेटर के हवाले से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बनाया है कुछ, इस पे कोई मालूमात देंगी? खुशाइन पेशरफ्त है इन द मिड्स ऑफ पेंडेमिक? जी बिल्कुल। ये आज एक वेंटिलेटर जिसकी ड्रैप ने अप्रूवल भी दे दी है और उसका नाम भी सिंबॉलिकली, क्योंकि कोविड के ज़माने में ये बना है, तो आई लिव के नाम से ये वेंटिलेटर जो है ये मैन्युफैक्चर हो गया है और ये पास भी कर दिया गया है ड्रैप की तरफ से, जो कि मैं समझती हूँ कि एक
बहुत खुशआइन बात है कि मुल्क जहाँ पर थर्मामीटर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वहाँ पे अब वेंटिलेटर बनने शुरू हो गए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने बनाया है और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे सिस्टम में एक अच्छा इजाफा होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब और डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। व्यूअर्स, ये बहुत अहम मामला है। जैसे डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब कह रहे थे कि हम पेंडेमिक के दूसरे साल में हैं और हमारी वो आबादी जो इसको अभी भी बीमारी या वबा मानने को तैयार नहीं, हमें उनको इसलिए कायल करना है कि हम अगर बहुत से लोग खुद से अपने आप को वैक्सीनेट भी करवा लें, लेकिन अगर वो एहतियात करने के लिए तैयार नहीं, वैक्सीन कराने के लिए तैयार नहीं, तो वो ज़रिया बन सकते हैं इस वबा को मज़ीद मोहलिक अंदाज में फैलाने का। तो दसबस्ता तमाम पाकिस्तानियों से, सुनने देखने वालों से गुजारिश है कि एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, बरकतों वाला महीना है, दुआ भी कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात लाजिम है। समाजी फासला रखें, जिनने रजिस्टर नहीं कराया वो रजिस्टर कराएँ और वैक्सीनेट अपने आप को करें और कोशिश करें कि आप अपने जो इसके SOPs हैं उनको फॉलो करें। वरना अगर लॉकडाउन हो गया, जैसे अभी डॉक्टर नौशीन अहमद साहबा कह रही कि ये टेबल पे मौजूद है और आज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी कह रहे थे, तो फिर हमारे बहुत से और मसाइल जन्म लेते हैं, क्योंकि फिर और कोई हल नहीं होगा। लॉकडाउन के जैसे बराबर में हमसाया मुल्क नई दिल्ली में जो कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पर लॉकडाउन है। आज के लिए यही कुछ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए और कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हमें बचाए। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच के साथ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।